अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। टारगेट कॉस्टिंग ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इस पे सेपरेट सवाल बड़ा आए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये किसी बड़े सवाल का हिस्सा बन के एक पार्ट के तौर पे हो सकता है टेस्ट। सेपरेट सवाल भी आ सकता है वैसे, लेकिन कोई बहुत कॉमन नहीं है कि इसका सेपरेट सवाल है जी। किधर है, कौन है, क्या पूछा है? अभी तो लंबी कहानी तो सुना के गया था यार। इसके बाद एक्टिविटी बेस्ड आज का आखिरी टॉपिक है। सीवीपी में कोई ख़ास थ्योरी नहीं है। टारगेट कॉस्टिंग में एक चीज़ टेस्ट हो सकती है आपसे। आईकैप की बुक पेज 461 हेडिंग 3.2। ये मैं टारगेट कॉस्टिंग की बता रहा हूं पहले। पेज 461 हेडिंग 3.2 क्लोजिंग दी टारगेट कॉस्ट गैप। ये को आधे सफे का टॉपिक है। 3.2 हेडिंग है क्लोजिंग दी टारगेट कॉस्ट गैप। रट्टा नहीं लगाना इसको, ये अपने पास से भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो आइडिया हो जाएगा। हैं जी यार, किधर होते हैं? पेज 461 आई कैप की बुक, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ इस पर, हेडिंग 3.2 पेज 461 पे, थोड़ा नीचे करके आएगा और अगले पेज पे भी जा रहा है। और हेडिंग 4.1 टारगेट कॉस्टिंग के एडवांटेजेस, पेज 464 टारगेट कॉस्टिंग में यही है। और सीवीपी में एहतियातन एक चीज़ देख लें, हेडिंग सीवीपी, अब सीवीपी की बात कर रहा हूँ, पेज 476 अजम्पशंस। ये को 3-4 पॉइंट हैं, बस और कोई नहीं सीवीपी में। टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझें। इसका पहले बैकग्राउंड बताता हूँ, वो अगर आप कहानी अपने अल्फाज में लिखना चाहें 2-4 जुमले तो मर्जी है लिख लीजिएगा। बैकग्राउंड ये है कि एक बिजनेस या तो वैसे ही एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने लगा है, या फिर ऑलरेडी बहुत कंपेटिटिव मार्केट में खुद एंटर होने लगा है। या तो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने लगा है या खुद अब एंटर हो रहा है। इन एनी केस कुछ नया मार्केट में ला रहा है, लेकिन कस्टमर्स अभी उस चीज़ के लिए इतने विलिंग नहीं है। या तो कोई नया प्रोडक्ट आना है तो कस्टमर्स का कोई टेस्ट है ही नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में, कोई इस्तेमाल ही नहीं है, या फिर पहले से ही कोई इतनी हाईली कंपेटिटिव मार्केट है और उसमें नए नए एंटर होना है। जैसे मिसाल के तौर पे मोबाइल्स का इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त अगर किसी नई कंपनी को मार्केट में एंटर होना है तो उसको बहुत सख्त कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और प्राइस अपनी मर्जी की नहीं रख सकेंगे, प्राइस लो रखनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर कोई वैसे ही नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जैसे एक मिसाल मेरे ध्यान में आ रही है कि ये एक कुछ साल पहले ना लाहौर में ही, पाकिस्तान में बल्कि, फ्रोज़न योगर्ट एक चीज़ आई थी। फ्रोज़न योगर्ट, ये कहीं गुजरते हुए टूटी फ्रूटी की बहुत सारी ब्रांचेस खुली थी। फ्रोज़न योगर्ट था एक, वो आइसक्रीम की एक अल्टरनेटिव चीज़ निकली थी, लेकिन वो गया, अब कोई टेस्ट लोगों का डेवलप नहीं हो सका। तो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में एंटर होना हो जिसके लिए लोग नहीं विलिंग, या हाईली कंपेटिटिव मार्केट में किसी बिजनेस ने एंटर होना हो, इन एनी केस प्राइस में वो बहुत गुंजाइश नहीं है खेलने की, प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकेंगे। प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। ये है इसका बैकग्राउंड कि एक बिजनेस जिसने मार्केट में या तो खुद नया एंटर होना है, हाईली कंपेटिटिव मार्केट है, या फिर कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है, बहुत सारे कंपेटिटर्स पहले से मौजूद हैं, नहीं सॉरी, खुद नया एंटर होना है, कोई नया प्रोडक्ट ला के जिसके बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं, या वैसे ही कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में पहली दफा आना है। इन एनी केस प्राइस
बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो सकेगी। तो प्रॉफिट कमाने के लिए खर्चों को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। यह है इस टॉपिक की कहानी। यार वो भी ऑन कर देते हैं, अभी तेरा टेम्परेचर बेहतर हो जाए हैं। अच्छा ठीक, बुला लाइए, चले ये कर देगा, ये बंदा है अपने पास, कर दे। अब इसमें कैलकुलेशन के एतबार से एक काम है। एक प्रोडक्ट हमने बेचना है जिसकी सेल प्राइस मार्केट फोर्सेस से ही निकल पा रही है, यानी सेल प्राइस में हम ज्यादा नहीं प्ले कर सकते। मार्केट फैक्टर से ये ऑलरेडी निकल आई। यहां से अब नीचे आते हैं। बिजनेस खुद सरवाइव करने के लिए ये तो कम से कम खुद डिसाइड करेगा कि वो कितने % प्रॉफिट रखना चाहता है, मार्कअप मार्जिन जितना भी वो चाहता है। ये मैनेजमेंट खुद डिसाइड करेगी। हैं? एक नंबर तक पहुंच रहा हूं ना, यानी मैनेजमेंट चाहती है कि हम इस बिजनेस में 25% मार्जिन पे तो काम करेंगे, वरना तो फिर बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो वो जो 25% मार्जिन है वो सेल प्राइस पे कैलकुलेट कर लिया। 25% करना है, 20% करना है, ये मैनेजमेंट ने फैसला करना है। अब ये कैसे फैसला कर रहे हैं, इसके पीछे भी पूरी वर्किंग है। उन्होंने ये कैलकुलेट किया होगा कि इतने यूनिट्स हम बेच लेंगे, जैसे ब्रेक इवन, इतने को यूनिट्स बेचेंगे, से ज़्यादा नहीं बेच सकेंगे, ये हमारे खर्चे होंगे, इन खर्चों के बाद ये प्रॉफिट निकल रहा है, नहीं ये तो सर्वाइव नहीं करता, प्राइस और बढ़ा के देखो, इतनी प्राइस बढ़ा ली, अब हाँ ये प्रॉफिट ठीक है। इसका मतलब हम सेल प्राइस पे 25% मार्जिन कमाएंगे तो सर्वाइव करेंगे। ये खुद डिसाइड किया, लेकिन सेल प्राइस खुद तय। देखो एक होता है कॉस्ट से सेल प्राइस तक जाना, हम सेल प्राइस से नीचे आने लगे। सेल प्राइस मार्केट फोर्सेस से पता चली, ये हमने अपनी इंटरनल कैलकुलेशन की हुई थी कि कम से कम इतना मार्जिन हम कमाना चाहते हैं, ये खुद डिसाइड किया। अब इससे नीचे आते हैं, दिस माइनस दिस। हम अगर वाकई ही इतना कमाना चाहते हैं उस चीज पे जो बस इतने की बेच सकेंगे, तो ये क्या होगा, हमें उसकी कॉस्ट इतनी पड़ेगी तो सर्वाइव करेंगे। मार्केट में एक चीज 1000 की बिकेगी, ये हमें मार्केट सर्वे से अंदाजा हो गया। हम कमाना चाहते हैं 20% मार्जिन, तो वो चीज जो मार्केट में 1000 की बेच सकेंगे, कमाना 200 रुपए चाहते हैं, तो वो तभी पॉसिबल हो सकेगा जब हमें वो 800 में कॉस्ट करेगा। तो अब हमारा टारगेट आ गया कि ये चीज 800 में किसी तरह से लानी है, करनी है किसी तरह से अरेंज। ये टारगेट कॉस्ट है। इतनी कम से कम हमें, इतनी मैक्सिमम कहीं से अरेंज होगी तो हम यहां तक सर्वाइव करेंगे। अब अपनी टीम्स को कहा कि सब अपनी तरफ से पूरी बेस्ट वर्किंग करो और बताओ अभी तक का तुम्हारा क्या बेस्ट एस्टीमेट है, कितने में चीज हम बना पाएंगे। ये है हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ये फिगर वो है जो अब तक हम लोग कॉस्ट में बहुत अरसे से करते आ रहे हैं। इसमें रेलिवेंट कॉस्ट भी हो सकती है, यानी इस सवाल के अंदर ये रेलिवेंट कॉस्टिंग कैलकुलेशन हो सकती है, या अभी जैसे पिछला सवाल किया था कि पिछले साल इतनी कॉस्ट थी, वो इतना महंगा हो जाएगा, उसके आज इतने बढ़ जाएंगे। जो अब तक कॉस्ट में सीखा वो सब कुछ किसी भी चैप्टर का हिस्सा इस एरिया में टेस्ट हो सकता है। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सवाल की मुश्किलें ये होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये 1000 रुपये है, हम 20% कमाना चाहते हैं, तो हमें ये चीज़ 800 कॉस्ट करेगी तो ये पॉसिबल होगा। बेस्ट एस्टीमेट लगाया और इसकी कैलकुलेशन सवाल में बता रहा हूँ, ये वैसे ही जैसे अब तक सवाल कर रहे थे जिनमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट निकाला करते थे, ये वैसे ही कैलकुलेट हो रही होगी। एक दफ़ा ये रेलिवेंट कॉस्टिंग के साथ भी मिक्स हो चुका। एक सवाल ऑटम 18 का किया था जिसमें बीटा बनाना था, और या तो मटीरियल एक्स के 2 किलो इस्तेमाल हो जाए या मटीरियल वाई के 2.5 किलो इस्तेमाल हो जाए। मटीरियल एक्स 500 रुपये किलो मिलता था, वाई खुद बनाते थे। ये एक सवाल था। उसकी रिक्वायरमेंट में कहा हुआ था कि जब आप रेलिवेंट कॉस्ट निकाल लें तो फिर कॉस्ट गैप भी कैलकुलेट करें, तो वो इससे लिंक कर दिया था। चलिए वो सवाल का तो ऐसी जिक्र आ गया, फिर से आता हूँ उस पर। हमें चीज़ जो इतने की बेच सकेंगे उस पर इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वरना हम सर्वाइव नहीं करेंगे। यानी हमें ये चीज़ इतने की कॉस्ट में अरेंज करनी पड़ेगी तो ही ये पॉसिबल है। अभी तक हमारी टीम बता रही है कि हम इतने में बना सकते हैं। हमारी टीम ने कहा कि जी हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, 860 से कम में नहीं बना पा रहे।
लेकिन काम नहीं बन रहा। कितनी चाहिए? 800। अभी तक के बेस्ट एस्टीमेट के मुताबिक 860 है। हम अपनी टीम को कहेंगे कि नहीं यार और कम करो। अच्छा सर कितना कम करें? 60 कम करो, क्योंकि तुमने जो अंदाजा बताया और हम जहां जाना चाहते हैं उसमें अब भी गैप मौजूद है। इसको कॉस्ट गैप कहते हैं। तो अगर सवाल में रिक्वायर्ड है कॉस्ट गैप निकाल दें, तो वो ये पूछा हुआ है कि आप पहले, यकीनन उसमें को सेल प्राइस बताई होगी, आप उसकी कॉस्ट टारगेट कैलकुलेट करें और जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट करें। जो दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं, ये जितना ज़्यादा है वो कॉस्ट गैप, ये कॉस्ट गैप होता है। बस ये है इस चैप्टर के अंदर। अब इसको किस सवाल के किस स्टाइल में पूछा जाता है ये तो सवाल देख के पता चलेगा। इसका बैकग्राउंड दोबारा बताता हूं। वो बिजनेसेस जो मार्केट में एंटर होना चाहते हैं और प्राइसेस वो अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते, मार्केट फोर्सेस बताएंगी, तो ये इंश्योर करने के लिए कि वो प्रॉफिट में रहें, उनको एक टारगेट कॉस्ट निकालनी पड़ती है कि इतने में हम इस प्रोडक्ट को अरेंज करेंगे तो सर्वाइव करेंगे। फिर वो अपनी बेस्ट एस्टीमेट कैलकुलेशन करते हैं कि अभी तक के ख्याल में वो कितने में काम कर लेंगे। अभी भी अगर ये टारगेट पूरा नहीं हो रहा तो इसके लिए फिर मजीद मेजर्स लेने पड़ेंगे। कैसे कैसे 60 को हम कवर कर सकते हैं? क्या कोशिशें हो सकती हैं? मटेरियल सप्लायर से डिस्काउंट लेने की कोशिश कर लें, लेबर को कोई इंसेंटिव दे के उनका टाइम कम लगवा के एफिशिएंसी बढ़वा लें। सप्लायर नहीं कम कर रहा, प्राइस नहीं कर रहा, कोई मटेरियल डिफरेंट करके देख लें, कोई अल्टरनेटिव मटेरियल देख लें। लेबर नहीं सस्ते हो पा रहे, कोई अस्किल्ड छोड़ के अनस्किल्ड से काम चला के देख लें। मशीन इस जगह किराए पे मिल रही है, कोई चेंज करके देख लें। ये है जो मैंने आपको वो थ्योरेटिकल पोर्शन कहा था, अभी जो कहा था ना पेज 461, वो ये बातें कि इस 60 को हम कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ मेजर्स हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि मटेरियल खुद बनाने की बजाय किसी से बाहर से खरीद लें। अब इस कॉस्ट गैप की टेस्टिंग के अंदर और कोई भी 7 चैप्टर लिंक हो सकता है। जैसे एक दफ़ा टारगेट इसके लिए रेलेवेंट कॉस्टिंग मिक्स हुआ था। इसी तरह जो लास्ट टाइम सवाल आया, छोटा सा आसान सा सवाल था, उसमें कोई चैप्टर मिक्स नहीं हुआ, बस एक सिंपल सी इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और कॉस्ट गैप निकालने को कहा है। ये कॉस्ट गैप है जी। इसका सवाल देख लेते हैं। पहले रीसेंट अटेम्प्ट वाला ही खड़का देते हैं ज़बानी, फिर जो एक इसका पहले सवाल आ रहा है वो करा देता हूं बस। अच्छा, रीसेंट अटेम्प्ट का पेपर आपके पास, चले यहाँ खोल लेता हूँ क्योंकि वो ज़बानी दिखाना, तो यहाँ खोल लेता हूँ। यार मुझे ही गर्मी ज़्यादा लेके जा रही है यार। नहीं है गर्मी, ये तो गर्मी लग रही है यार। क्या हुआ? ये 26 में क्या करेगा यार बेचारा, 16 तो बाहर होगा। अरे ये पढ़िए सवाल। वो लाइट बंद करिए।
बड़ा चार्ट है, ठीक है विजिबल। ये स्प्रिंग 22 कर रहा हूं मैं। जी पढ़ लें तो मैं डिस्कस करूँ। अभी इस वक्त ये बिजनेस है जो आइसक्रीम बेचता है, ये उस आइसक्रीम बेचने वाले पोर्शन की ये प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट है। मैनेजमेंट फ्रोजन योगर्ट, अरे ये इत्तेफाक से मैंने भी एग्जांपल दी थी वैसे, सीरियसली मैंने है ये मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है लेकिन मैंने ये वर्ड ही नहीं गौर किया हुआ, तो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन देखी थी कि बट इंट्रोड्यूस, ठीक है अच्छा चलें खैर। ये आइसक्रीम का पोर्शन है और मैनेजमेंट फ्रोजन योगर्ट इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है। अब उसके बाद होगा क्या, इनको उम्मीद है कि 800 कप्स बेच लेंगे हर वीक में और 190 का एक, तो ये वो टारगेट प्राइस आ गई जो मार्केट से सर्वे करके उनको आइडिया हुआ होगा, और 800 यूनिट्स उनको उम्मीद है कि बेच लेंगे। अब उससे होगा क्या, एक तो जो पहले आइसक्रीम बेचते थे लोग जब फ्रोजन योगर्ट खाने आएंगे तो 2-4 बच्चे आइसक्रीम भी खा लेंगे, आइसक्रीम की सेल भी बढ़ेगी, फ्रोजन योगर्ट की सेल तो होगी ही, आइसक्रीम की सेल भी इंक्रीज कर जाएगी। योगर्ट चूंकि अब नया प्रोडक्ट है, ये सेल प्राइस, ये उसकी कॉस्ट, और क्योंकि इन्होंने मार्केटिंग भी करनी होगी तो ये जो फिक्स कॉस्ट पिछले साल थी ये भी बढ़ जाएगी। तो ये डाटा आ गया ताकि हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स कैलकुलेट कर सकें। सेल प्राइस आ गई, हम कमाना चाहते हैं 14%। फ्रोजन योगर्ट पे नहीं, टोटल DIC's target is to achieve a profit margin of 14% after introducing। सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही है, टोटल की बात हो रही है, क्योंकि एग्जिस्टिंग में भी उन्होंने चेंजेस बताई है ना, तो इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद वो एंड 14% पे करना चाह रहे हैं। कॉस्ट गैप कैलकुलेट करना है, कैसे करें, टोटल सेल्स निकाल लें सिर्फ फ्रोजन योगर्ट की नहीं, और चूंकि फिक्स कॉस्ट भी है तो ये सारा काम हम पर कप कैलकुलेशन करेंगे, टोटल पे कैलकुलेशन करेंगे। तो जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं और ये जो फ्रोजन योगर्ट की हैं, सेल्स आ गई, 14% कमाना चाहते हैं, 14% कंट्रीब्यूशन कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट, CVP खत्म हो गया है, CVP खत्म है, ये अलग चैप्टर है। 40% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो सेल्स 14% प्रॉफिट आ गया और 86% ये टारगेट कॉस्ट है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ये यहां से सारा डाटा, और जो इन दोनों का फर्क है वो कॉस्ट गैप। ये देखें 500 मिलियन की ये सेल थी, 5 लाख की, 10% बढ़ जाएगी, 550 हो जाएगी, ये आ गई 550। 800 कप 190 का एक, ये आ गई इनकी सेल, ये हो गई टोटल सेल्स। 14% टारगेट प्रॉफिट है तो 86% हो गई कॉस्ट, ये आ गई टारगेट कॉस्ट। एक्सपेक्टेड कॉस्ट, जो एग्जिस्टिंग आइसक्रीम्स हैं उनका वॉल्यूम 10% बढ़ेगा तो ये भी 10% बढ़ेगी। ये आइसक्रीम का डाटा है सारा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी ना, तो ये 350 10% बढ़ गई। योगर्ट 150 का एक कॉस्ट करेगा, कितने हैं कप, ये इनकी कॉस्ट आ गई। ये सारा 1 वीक का डाटा है। वेरिएबल कॉस्ट आइसक्रीम्स की 10% बढ़ गई, क्यों, वॉल्यूम बढ़ेगा। ये 150 फ्रोजन योगर्ट की कॉस्ट आ गई, और फिक्स कॉस्ट जो 100 होती थी ये 112 आ गई।
ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट और इन दोनों का डिफरेंस कॉस्ट गैप। ठीक है। अच्छा, पार्ट बी की रिक्वायरमेंट क्या है? वही जो आपको थ्योरी बताई। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने अल्फाज में उसमें देखेंगे, उसमें तो काफ़ी सारा कुछ लिखा हुआ था, ये तो खैर वहीं से छापा हुआ उन्होंने, वहीं से छाप दिया। लेकिन आपने ये इतनी लंबी कहानी नहीं लिखनी, आप सिर्फ अब जैसे ये पॉइंट उन्होंने कहा हुआ है कि प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करें, यानी अभी इस वक्त जो योगर्ट का फार्मूला सोचा हुआ है वो तो महंगा पड़ रहा है, आप उसको रीडिज़ाइन करें, फार्मूला चेंज करके देखें कोई सस्ती चीज़ भी इस्तेमाल होती है। तो अभी आपने अगर कोई इंपोर्टेड शुगर डालने का सोचा है तो शक्कर डाल लें, मिठाई उतनी ही होगी लेकिन कॉस्ट कम पड़ेगी। रीडिज़ाइन, सप्लायर से बात करके देखें, मटीरियल कॉस्ट कम करवा लें, अच्छी तरह काम करें, वेस्टेजेस कम हों, कोई वैल्यू एडेड सर्विस डाल के देखें, प्रोडक्ट की सेल प्राइस बढ़ा सकें। ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, आप खुद से अगर कुछ सोचेंगे, ये कोई बहुत आसमानी चीज़ नहीं है। आप अगर खुद बिजनेस की तरफ से सोच के देखें, 2-4 आइडियाज़ आप भी अच्छे दे सकते हैं, अगर उनमें दम होगा तो उनके भी नंबर मिलेंगे। तो इसलिए ये सोल्यूशन के अंदर इतना कुछ जो बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखा है, इसके देख के नंबर नहीं देने एग्जामिनर ने। इसमें जो बात डिस्कस की, अगर आप इवन के इन 5 लाइनों की जगह ये भी कह रहे होंगे ना कि हम सप्लायर से नेगोशिएट करके देखें, उनसे बल्क डिस्काउंट लेने की कोशिश करें, मिल गया इसका नंबर पूरा आपको, को गिटेन आपके नंबर नहीं देने उसने। तो इसलिए इनको रट्टा लगा नहीं लगाना होता, इनमें जो की पॉइंट होता है बस वो अपने अल्फाज में लिख सकें, बस अंग्रेजी आपकी समझ आ जाए बहुत है। एक ये हो गया सवाल, एक और देख लेते हैं इसका, टारगेट कॉस्टिंग यही है, एक सवाल और देख देते हैं इसका, कर लेते हैं यानी। अब आप पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। स्प्रिंग 15, स्प्रिंग 15, क्वेश्चन नंबर 6। स्प्रिंग 15, क्वेश्चन नंबर 6 ये कर देता हूं बोर्ड पे मैं, और बस यही है टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग डन। ये भी मैं अखलाकन सवाल कर रहा हूं, वरना आप लोगों को लगेगा यार ये सर फीस भी दी है, सवाल भी नहीं कराते, तो इसलिए मैं करा रहा हूं ये बोर्ड पे सवाल, वरना टारगेट कॉस्टिंग डन। स्प्रिंग 15, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। ये सब नोटेड मिटा दूं। स्प्रिंग 2015 हाईटेक के नाम से सवाल है।
जी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है और मार्केट सर्वे से ये अंदाज़ा लगाया है कि हम इसके टोटल 5 लाख यूनिट्स बेच पाएंगे। कब, कितने अरसे में? टोटल लाइफ टाइम। अभी जो सवाल डिस्कस किया उसमें एक वीक का डाटा था तो हमने वीक के हिसाब से कैलकुलेशन की थी। लाइफ टाइम का डाटा है तो लाइफ टाइम की कैलकुलेशन कर लेंगे। टोटल 5 लाख यूनिट्स बेचेंगे, सेल प्राइस बता दी, टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया। उसके बाद इसको हमने चूंकि प्रोड्यूस करना है तो ये सारा आगे प्रोडक्शन का डाटा है, 0.1234 रिक्वायर्ड। सवाल के शुरू से आइडिया हुआ कि ये टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मार्केट सर्वे से सेल प्राइस ये पता चली है, टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट ये है और नीचे सारी प्रोडक्शन कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है। ये वही सारा काम है जो हम अब तक कॉस्ट अकाउंटिंग में करते आए कि मटेरियल की वेस्टेज होगी, कहीं रुपीस पर किलो होगा, कोई यूनिट पर किलो पर यूनिट होंगे, लेबर आवर्स होंगे, आइडल आवर्स होंगे, बोनस होगा। ये सारी कैलकुलेशन जो अब तक कॉस्ट में कर रहे थे वो सब हाइलो मेथड है, OAR है, वो सब कुछ टेस्ट हो रहा है एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालने के लिए। रिक्वायरमेंट में उसने वर्ड कॉस्ट गैप नहीं पूछा। रिक्वायरमेंट में उसने पूछा है कि बताएं हम सप्लायर से कितना डिस्काउंट लेने की कोशिश करें ताकि जितना टारगेट कमाना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाए। अब ये CVP वाला सवाल नहीं है कि कितने यूनिट्स बेचें इतना प्रॉफिट कमाने के लिए, जो CVP में ये वो नहीं है। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट सर्वे ये है, प्राइस इतनी है, टारगेट प्रॉफिट इतना है और कितना डिस्काउंट लेने की कोशिश करें, यानी कितना खर्चा कम करें ताकि टारगेट प्रॉफिट तक पहुंच सकें। तो क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट गैप कैलकुलेट करना है। जितना कॉस्ट गैप कैलकुलेट करेंगे वही हमने सप्लायर की मिन्नतें करके बचाने की कोशिश करनी है। तो ये है कॉस्ट गैप का सवाल। कॉस्ट गैप का सवाल है, ये पहचानने में कोई इख्तलाफ। तो टारगेट कॉस्ट और एक्सपेक्टेड कॉस्ट को कंपेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 स्प्रिंग 15 टारगेट कॉस्ट 5 लाख यूनिट्स बेचेंगे, एक 11,000 रुपए का होगा और प्रॉफिट चूंकि कमाना चाहते हैं 40%, तो कॉस्ट फिर 60 होगी। 3300 मिलियन 3300, ये हो गई टारगेट कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी है ना, चूंकि पिछले सवाल में भी यही था कि फिक्स कॉस्ट थी, इसलिए हम उसको पर कप नहीं टारगेट कॉस्ट निकाल रहे थे, टोटल, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी मौजूद है। हाँ, पिछले में डाटा वीक का था तो हमने सारा कुछ वीक के हिसाब से किया था। अब ये प्रोजेक्ट लाइफ टाइम है, यानी टोटल जिंदगी, तो अब हम कैलकुलेशन भी प्रोजेक्ट लाइफ टाइम की कर रहे हैं। तो टोटल हमने चूंकि 5 लाख यूनिट्स बेचने हैं और एक हमें इतने का कॉस्ट करेगा तो हमारा टारगेट पूरा होगा। ये 60 कैसे आया? 40 टारगेट है ना, तो 60 कॉस्ट है, ये टारगेट कॉस्ट है। इसमें से एक्सपेक्टेड कॉस्ट, जिसकी सारी मेहनत के 16 नंबर हैं, वो लेस करेंगे तो कॉस्ट गैप निकलेगा। लेकिन हम उसको कॉस्ट गैप का नाम देने की बजाय ये कहेंगे कि ये वो डिस्काउंट है जो हमने सप्लायर से हासिल करने की कोशिश करनी है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालते हैं। यार वैसे बड़ी आप लोगों की हिम्मत है, हैं? हिम्मत खत्म हो गई। बिरयानी के लिए बैठे हैं। अब आपको अंदाजा हो कि 30 साल से कैसे हुकूमत हो रही है। तो आप भी उसी कौम का हिस्सा है ना, उन्हीं की नस्लों में से आगे वापस ये करने आ गए हैं। ये 5 लाख यूनिट्स बनाने की हमें क्या कॉस्ट पड़ेगी? डायरेक्ट मटेरियल एक्स मिलेगा, एक कितने का? अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, मैं तरतीब से चलता हूं। इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलोज। नंबर 1, एक यूनिट बनाने के लिए अब आगे ये 3 मटेरियल हैं, उनकी आगे क्वांटिटी दी हुई है और साथ लिखा हुआ है नेट, क्योंकि नीचे कहीं ना कहीं इनके वेस्टेज भी बताई हुई है पॉइंट नंबर 2 के एंड पे।
तो ये नेट फिगर है, इनपुट तो हमें ज़्यादा ही करना पड़ेगा, तो इसलिए जो नीचे पॉइंट 2 का लास्ट सेंटेंस है उससे ग्रॉस अप करेंगे तो कॉस्ट पड़ती है मटेरियल इन करने की, तो ये जो आपको क्वांटिटी बताई है ये नेट लिखी हुई है, तो इसको लॉस से ग्रॉस अप करेंगे तो पता चलेगा कितना मटेरियल इनपुट होना है। मटेरियल एक्स 5 लाख हमने बनाने हैं यूनिट्स प्रोडक्ट के, एक के लिए लगेगा, एक के लिए कितना एक्स लगेगा 1, ग्रॉस अप नहीं करना इसको नहीं, और ये एक कितने का मिलेगा 2350 1175 बस। वाई 5 लाख प्रोडक्ट के यूनिट्स बनाने हैं, एक के लिए वाई लगता है 1.5 लेकिन डिवाइडेड बाय 0.94 नहीं, और एक वाई मिलेगा 1400 का। ट्रिपल वन बस 1,117 पॉइंट, चलो खैर पॉइंट रहने नहीं मूड अभी। 5 लाख प्रोडक्ट के यूनिट्स बनाने के लिए जी कितना लगेगा 1, लेकिन इसको ग्रॉस अप करें और एक जी मिलेगा 1200। सिक्स थ्री 8 चलो 8 नहीं मूड डेसिमल लगाने का। डायरेक्ट मटेरियल हो गया। ये काम जो मैं अब करने लगा हूं वो मैं इधर ब्रैकेट में भी कर सकता था, लेकिन एक वजह से अलग कर रहा हूं। कितना 2930। जब हम इनसे ये चीजें खरीद के लाएंगे तो गवर्नमेंट वाले हमसे इस पे ड्यूटी भी लेंगे और इंपोर्ट के मजीद चार्जेस भी पड़ेंगे, वो पड़ेंगे 15%, तो वो भी इसमें अब साथ हमें कॉस्ट पड़ेगी। इंपोर्ट के चार्जेस पड़ेंगे, ड्यूटी कह लें, अदर चार्जेस कह लें, कितनी 15%, तो 2930 पे 15% लगाएं 440 चलें जी। एक मिनट से 3370। अच्छा, इस सवाल में एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि अगर ये बात ना लिखी होती कि ऊपर जो टेबल में क्वांटिटी है वो नेट है, बस क्वांटिटी लिखी होती, और फिर पॉइंट 2 के लास्ट सेंटेंस में कहा होता कि 6% ये लॉस होता है, तो उसको ऊपर बताना चाहिए था। आप नोट दे दें, क्योंकि वो लॉस बता रहा है तो इसलिए बता रहा होगा कि यूज करें, तो फिर भी हम ऐसे ही कर लेते लेकिन नोट दे देते। ये है मटेरियल की कॉस्ट। ये मैं इधर ये जो 15% है इधर ब्रैकेट में भी डाल सकता था इंटू 1.15, लेकिन एंड पे आके बताऊंगा कि अलग क्यों किया। ये हो गया जी डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, ये जो काम इधर कैलकुलेशन में हो रहा है ये कोई टारगेट कॉस्टिंग टॉपिक का कोई नया काम नहीं हो रहा। एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालने में जो कॉस्ट अकाउंटिंग में अब तक पढ़ा है उसमें से कोई भी चीज टेस्ट हो सकती है। डायरेक्ट लेबर, पॉइंट नंबर 2 समझा रहा हूं जी। ये जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, असेंबल करेंगे, इसको असेंबल करने के लिए वर्कर 1.8 आवर्स ले जाएगा। प्रोडक्शन होती है शिफ्ट्स में, और एक शिफ्ट में 8 घंटे होते हैं, लेकिन जब शिफ्ट शुरू होती है तो मशीन्स को सेटअप होने के लिए आधा घंटा लगता है। ये अंग्रेजी दोबारा बताता हूं,
एक यूनिट को बनाने में 1.8 आवर्स लगेंगे, वर्कर 1.8 आवर्स काम करेंगे। प्रोडक्शन शिफ्ट में होती सारा दिन रहती होगी, लेकिन 8-8 घंटे की एक शिफ्ट होती है, और उस 8 घंटे की शिफ्ट शुरू करते हुए 8 घंटा मशीनें स्टार्ट होने में ही ले जाती हैं। जैसे इसकी मिसाल समझ लीजिए कि ये जो कैमरा इस क्लास में आके जब वो बैग खोलते हैं, फिर कैमरा फिट करते हैं, फिर सारी वो सेटअप करते हैं, ये पहले से ही किया हुआ नहीं ला सकता। यहाँ पर आएगा, इस कैमरे को सेट करेगा, अब उसमें 2, 4, 5 मिनट लग जाते हैं, उसके बाद फिर काम चल रहा है। अब कंटिन्यूटी में क्लास हो रही है, रिकॉर्डिंग हुए जा रही है। तो मशीनें जब स्टार्ट होने लगती हैं, जब शिफ्ट चेंज होती है, तो मशीनें सेटअप होने में 30 मिनट ले जाती हैं। यानी 8 घंटे की शिफ्ट में काम कितनी देर होता होगा? 7.5 घंटे। अब इस फैक्ट्री में जिसमें वर्कर्स की नौकरी 8 घंटे की शिफ्ट की है, उसमें वो एंटर हो गए, मशीन स्टार्ट की, आधा घंटा लगा, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू हुई, तो उनको पैसे 7.5 घंटों के देंगे? नहीं, पैसे तो 8 घंटों के देंगे। अच्छा, फिर क्या ऐसे करें कि 8 घंटे की शिफ्ट है तो उनको कहें तुम आधा घंटा पहले ही आ जाओ ताकि मशीन आधा घंटा स्टार्ट होने मिले? हैं? नहीं, 8 घंटे की शिफ्ट है, तो उस 8 घंटे की शिफ्ट में वर्कर 8 घंटे मौजूद हुआ करेगा, लेकिन वो काम कर पा रहा होगा 7.5 घंटे। पैसे दे रहे होंगे उनको 8 घंटे के, 7.5 काम के लिए 8 घंटे के पैसे। अब पहली लाइन दोबारा पढ़ता हूं। एक यूनिट बनाने के लिए वर्कर का 1.8 आवर चाहिए होता है, तो उससे हम 1.8 आवर काम लेंगे तो वो यूनिट बना सकेगा। लेकिन 1.8 आवर काम लेके पैसे भी 1.8 आवर के ही जा रहे होंगे या ज्यादा देने पड़ेंगे? दोबारा बताता हूं, यूनिटी मेथड से भी बताता हूं, और अगर यूनिटी मेथड से नहीं समझ आया तो फिर एक टोटल लंबी सी कैलकुलेशन से भी बता दूंगा। डायरेक्ट लेबर 5 लाख यूनिट्स इनटू 1.8, इतने आवर्स हमें इनसे काम लेना है, या इतने आवर्स के पैसे देने हैं? काम लेना है, क्योंकि वर्कर लेगा 1.8, वो तो टोटल शिफ्ट की जब बात करेंगे तो आधा घंटा आया होगा, वर्कर तो 1.8 हाथ काम करेगा, तो हमें वर्कर से इतने आवर्स टोटल काम लेना है। लेकिन हर 7.5 घंटे के काम के लिए पैसे 8 घंटे के देने पड़ते हैं, तो हमें कॉस्ट क्या पड़ेगी? जितने पैसे देने पड़ते हैं या जितनी देर वो काम करते हैं? तो ये जो अभी इस वक्त ये सामने लिखा हुआ है, ये 7.5 है या ये 8 है? पैसे कितने के देने हैं? तो अगर ये 7.5 है तो फिर 8 क्या है? ये ठीक है कि नहीं? चलें, जिनको समझ आया, यूनिटी मेथड मैंने लगाया कि ये 7.5 है, अगर ये 7.5 है तो 8 क्या होगा? तो इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7.5। ये जो अब आंसर निकलेगा, इतने आवर्स की पेमेंट करनी है, और पेमेंट का रेट है 200 पर आवर। 192। ये यूनिटी मेथड की कैलकुलेशन जिसको समझ नहीं आई, मैं दोबारा बता रहा हूं। 5 लाख यूनिट्स बनाने हैं, एक यूनिट 1.8 आवर में बनता है, तो 5 लाख बनाने के लिए इतने टोटल आवर्स काम चाहिए। एक शिफ्ट में 7.5 घंटे काम हो सकता है, तो जब 7.5 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शिफ्ट्स आ जाएंगे। कितनी आ जाएंगी? 12,000। एक शिफ्ट के लिए कितने घंटों के पैसे देने पड़ते हैं? एक शिफ्ट काम लेने के लिए 8 घंटों के पैसे देने पड़ते हैं, तो 12,000 इंटू 8, टोटल घंटों के पैसे आ गए, और एक 200 रुपये होता है। 192 है भाई, तो ये 192 मिलियन आ गए। $192 मिलियन मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, वेरिएबल एफर्ट। अगर वेरिएबल ओवरहेड दिए हों रुपीस पर यूनिट करके, अगर रुपीस पर यूनिट करके दिए हों तो इनटू कितने? 5 लाख। और अगर वेरिएबल ओवरहेड्स रुपीस पर लेबर आवर दिए हों तो इनटू लेबर आवर्स। कितने लेबर आवर्स? आवर्स वर्कड या आवर्स पेड? वेरिएबल ओवरहेड आवर्स वर्कड, तो इसमें आवर्स वर्कड ये हैं, ये तो पेड बनाने के लिए किया है, आवर्स वर्क तो यही है।
5 लाख इंटू 1.8। तो देख लेते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स किस तरह से दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 और 2 बता दिया हुआ है मैंने पूरा। पॉइंट नंबर 2 की अंग्रेजी सारी पढ़ के देख लें, और ये जो लेबर की कैलकुलेशन की है इसमें कोई एतराज़ तकलीफ परेशानी है तो बताइए। किधर है, कौन है, कहाँ, क्या क्या? अच्छा, ये पॉइंट नंबर 1 में टेबल के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, द अबव पार्ट्स वुड बी इंपोर्टेड इन अ लॉट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स। यानी हमने जो मटेरियल इंपोर्ट करना है वो जैसे एटीएम से 250 रुपये निकल सकते हैं, 410 रुपये नहीं, तो वो 500 के मल्टीपल में निकलेंगे। कोई ऐसी अमाउंट निकलेगी जो 500 के मल्टीपल में होगी। अगर आपको 780 चाहिए भी हैं तो निकालने 1000 ही पड़ेंगे। ये लिखा हुआ है कि हम जब ये मटेरियल खरीदेंगे तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 400 यूनिट्स का मटेरियल खरीद लें, हमें 1000 यूनिट्स का कम से कम मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अगर हमने 5 लाख यूनिट्स की बजाय को 5,02,000 यूनिट्स बनाने होते तो हमें 5,01,000 यूनिट का ही मटेरियल खरीदना पड़ता। तो हम तो ऑलरेडी 5 लाख यूनिट्स राउंड फिगर ही है, तो इसलिए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये सिर्फ तब इस्तेमाल होता अगर यूनिट्स 1000 के मल्टीपल से डिफरेंट होते तो, लेकिन ऑलरेडी हम मिलियंस में कर रहे हैं तो इसका फ़र्क ही कोई नहीं पड़ना इस पॉइंट का। पॉइंट 1 और 2 बस ख़त्म ही हो रहा है सवाल। पॉइंट 1 और 2 डन। पॉइंट नंबर 3, अब आपको ओवरहेड्स तो रुपए नहीं बताए क्लियरली, लेकिन ये बता दिया है कि इस क्वार्टर में इतने थे और इस क्वार्टर में इतने थे। तो यहां से हम हाई लो मेथड लगा के वेरिएबल और फिक्स ढूंढ सकते हैं। अच्छा, तो हमें ये अलग अलग करने की जरूरत ही क्यों है? हैं जी, तो फिक्स भी लेबर आर की बेस पे होगा। क्यों? अच्छा, मैं इस पॉइंट को दोबारा समझाता हूँ। वो मैंने भी कह दिया हाई लो मेथड लगाना और आपने भी सुन लिया ठीक है हाई लो मेथड लगाना, लेकिन क्यों लगाना है? वेरिएबल और फिक्स्ड हम ये कितने अरसे का कैलकुलेशन कर रहे हैं सामने? कितने साल? नहीं पता ना। तो हम जब ये टोटल 5 लाख यूनिट्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं जिनके लिए टोटल इतने आवर्स लगेंगे, ये 1 साल नहीं है, ये 1 साल की कैलकुलेशन नहीं है, पता नहीं कितने साल है, ये 5 लाख यूनिट्स की कैलकुलेशन है, या कह लें कि इतने आवर्स की कैलकुलेशन है। तो हमें फिर फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स भी या तो पर यूनिट दिया होता 5 लाख से मल्टीप्लाई कर लेते, या फिर पर लेबर आवर दिया होता तो इससे मल्टीप्लाई। ये कितना है, मैं बार बार प्रोनाउन में बात करूं, ये क्या है? 9 लाख। या तो हमें ओवरहेड्स पर यूनिट पता चल जाए इंटू 5 लाख कर लेंगे, या फिर ओवरहेड्स पर आर पता चल जाए तो इंटू 9 लाख कर लेंगे। 9 लाख ये है। अब या तो ओवरहेड्स दिए हों पर आर या पर यूनिट, तो इस टोटल के साथ मिला लेंगे उसको, या 1 साल की फिगर चाहिए? नहीं, ये टोटल 5 लाख यूनिट्स का काम कर रहे हैं ना हम। कितने साल की कैलकुलेशन है ये नहीं पता, 5 लाख यूनिट्स या 9 लाख आवर्स। तो किसी ना किसी के साथ लिंक करना पड़ेगा ओवरहेड को, या वो ओवरहेड पर आर पता चल जाए या पर यूनिट पता चल जाए। आर्स के साथ लिंक है ओवरहेड्स का, ये उस टेबल से नजर आ रहा है। ओवरहेड दिए हुए क्वार्टर के और साथ आर्स दिए हुए, असेंबली आर्स या लेबर आर्स दिए, लेबर ने असेंबल ही करना है तो ये आर्स दिए हुए हैं। तो हमें अगर ओवरहेड पर आर पता चल जाए तो 9 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड लिखेंगे हम, यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लिखेंगे, डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं सब। तो खर्चों में मटेरियल लेबर ओवरहेड सारे ही हैं, तो हमें यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड्स भी लिखने हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स भी लिखने हैं। तो अगर हमें वेरिएबल और फिक्स टोटल एक ही रुपीस पर आर पता चल जाए तो उसी को 9 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर हाई लो लगाने की तो जरूरत ना हुई कि वेरिएबल अलग निकालें फिक्स अलग निकालें। जी क्यों कह रहा हूं फिर हाई लो मेथड लगाना पड़ेगा? है नहीं, देखिए जो लोग जाग रहे हैं ना होश में, उनसे बात कर रहा हूं। रुपीस की कॉस्ट बताएं, ये टेबल जो पॉइंट 3 में इसकी बात कर रहा हूं। रुपीस में आ गए ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल के फिक्स्ड दोनों, और दूसरे कॉलम में आ गए आर्स। तो इसको आर से डिवाइड कर दें, पर आर आ जाएगा। है तो कोई सा एक यूज कर लें, इसमें क्या है, क्या हर्ज है? पर आर ही चाहिए ना, दोनों में से कोई एक यूज कर लें, पर आर चाहिए।
तो वो जो पर आवर मिल जाएगा उसको 9 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, है? तो होंगे, तो हमें चाहिए ना फिक्स। नहीं तो क्या हम 1 साल का कैलकुलेट कर लें फिक्स? फिक्स यहां लिखना है कि नहीं लिखना? लिखना है। कितना? 1 साल का, 1 क्वार्टर का, पूरी लाइफ। अब पता नहीं कितने साल हैं कितने क्वार्टर हैं, तो फिक्स लिखना है अगर, तो एक ही रास्ता है कि रुपीस पर आवर से चलना पड़ेगा। तो जब वेरिएबल भी लिखने हैं फिक्स भी लिखने हैं तो उनको तोड़ने की जरूरत है। एक सेंटेंस की वजह से पड़ गई इस पॉइंट का पहला सेंटेंस, नॉर्मल कैपेसिटी दी हुई है। तो किसी चैप्टर में किसी दौर में आपको बताया था कि जो फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर होता है वो बजटेड की बेस पे भी हो सकता है, नॉर्मल की बेस पे भी हो सकता है। बाय डिफॉल्ट अगर खामोशी है तो नॉर्मल, तो उसने नॉर्मल दिए ही इसलिए हैं क्योंकि जो फिक्स्ड ओएआर पर आर निकाला करता होगा ये बिजनेस, वो नॉर्मल की बेस पे ही निकालता होगा। तो हमें फिक्स्ड ओएआर पर चाहिए, पर आर ही चाहिए, पर आर ही। क्यों पर आर चाहिए? ताकि 9 लाख से मल्टीप्लाई करें। तो अगर फिक्स कॉस्ट दी होती इतने रुपए पर क्वार्टर तो ठीक है, उससे काम चला लेते। नहीं चलता काम, पर क्वार्टर दिया होता, बस पर ईयर दिया होता, 1 साल की फिक्स कॉस्ट दी होती तो चल जाता काम। क्यों ना चलता? हमें नहीं पता कि कितने साल का काम कर रहे हैं हम, तो इसलिए टोटल फिक्स कॉस्ट को हमें आर्स के साथ ही लिंक करना पड़ेगा। वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स यहां दोनों लिखने हैं, अलग अलग करना जरूरी ना होता, क्योंकि फिक्स्ड को उसने अब नॉर्मल के साथ जोड़ना होगा, तो इसलिए फिक्स्ड ओआर अलग से कैलकुलेट होगा, वेरिएबल अलग से कैलकुलेट होगा, नॉर्मल की वजह से। इस नॉर्मल के सेंटेंस की वजह से अब हमें इनमें से वेरिएबल और फिक्स तोड़ने पड़ेंगे। अगर ये नॉर्मल आवर्स वाला सेंटेंस ना लिखा होता तो यकीनन फिर हाइलो मेथड का डाटा भी ना दिया होता। हाइलो मेथड का डाटा ही इसलिए दिया है ताकि इसको फिक्स्ड और वेरिएबल में तोड़ा जाए और फिक्स्ड का ओएआर नॉर्मल आवर्स के जरिए निकाला जाए। सिर्फ इस वजह से ये हाइलो का डाटा दिया है क्योंकि पहला सेंटेंस उसने नॉर्मल का लिखा था। अगर ये नॉर्मल वाली बात ना लिखनी होती तो फिर आपको इस तरह से हाइलो मेथड का डाटा भी ना दिया जाता। बाकी मैं इसको कैलकुलेट एक दफा करके दिखा दूं, जो लोग जाग रहे हैं सुन रहे हैं, तो मैं एक बार कैलकुलेट हाइलो करके दिखा दूं, फिर ये बात दोबारा बता दूंगा कि क्यों हाइलो करना पड़ा। हाइलो मेथड लगा लेते हैं। दो क्वार्टर्स का डाटा दिया हुआ है। आवर्स कितने? 9 क्या है? 950 और दूसरा, और टोटल ओवरहेड्स क्या दिए हमें? 65 600 000 68 000 तो वेरिएबल ओवरहेड पर आर आ गया 24 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। 24 लाख को 1 लाख से डिवाइड करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत है? और इनमें से किसी को भी यूज करके टोटल फिक्स्ड ओवरहेड निकाल दें। इसको कर देता हूं यूज। 68,000 में से 24 इंटू 10 50, 42,80,000। ये क्या निकला है जी? टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आवर कितने अरसे के? 1 क्वार्टर के। ये क्वार्टर लिखा हुआ ऊपर, इस टेबल का पहला कॉलम क्या है? क्वार्टर है। तो ये 1 क्वार्टर के फिक्स्ड ओवरहेड्स निकले हैं, इनको पर आवर करना है। ये 1 क्वार्टर के ओवरहेड्स हैं, तो 1 क्वार्टर के कितने आवर्स नॉर्मल कैपेसिटी उससे डिवाइड कर लेते हैं। पहली लाइन इस पॉइंट की, 4 मिलियन आवर्स हैं साल के। 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 1 क्वार्टर की फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 क्वार्टर के आवर्स। 4 मिलियन आवर्स हैं साल में, तो 1 क्वार्टर में कितने हुए? शाबाश, जबरदस्त।
42.8। 428 ये हाइलो मेथड लगाया यार। 24 पर आर निकला है वेरिएबल। अब इन दोनों में से किसी को भी यूज करके हाइलो, ये सारा यहां तक ही हाइलो मेथड लगाया है। अच्छा, इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे, 68 को इससे 64 पॉइंट, अच्छा इसको इससे करें, इसको इससे। आपको जो ओवरहेड्स दिए हुए हैं वो एक क्वार्टर के हैं, हमें चाहिए पर आर। तो पर आर कैसे बनाते हैं? इसको आर से डिवाइड करके, चाहे इसको इससे डिवाइड कर लें चाहे इसको इससे डिवाइड कर लें, तो जो आंसर निकलेगा वो ओवरहेड पर आर निकल आएगा। सिर्फ वेरिएबल, सिर्फ फिक्स या दोनों? दोनों। लेकिन उस सूरत में हम क्या कर रहे होंगे, हम वेरिएबल को भी और फिक्स्ड को भी उस क्वार्टर के एक्चुअल आर से डिवाइड करके निकाल रहे होंगे, जबकि कंपनी चाहती है कि फिक्स्ड को ओएआर पर आर बनाने के लिए नॉर्मल आर से डिवाइड किया जाए। इसलिए फिक्स्ड ओवरहेड्स तोड़ने पड़े ताकि उसको नॉर्मल आर से डिवाइड करेंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड पर आर निकले। अगर मैनेजमेंट ने नॉर्मल कैपेसिटी का बीच में रोला ना डाला होता तो फिर शायद कोई एक ही लाइन दी होती, हम इसको डिवाइड करके ओवरहेड्स पर आर निकाल लेते, कोई जरूरत ही नहीं थी वेरिएबल फिक्स तोड़ने की। क्यों तोड़ना पड़ा अलग? नॉर्मल की वजह से, इसलिए हाई लो मेथड लगा। वेरिएबल ओवरहेड्स कि मैंने ऐसे ही लिख दिया, वेरिएबल टोटल ही लिखने चाहिए। 66.8 इंटू 9 लाख, .60 नहीं लगा रहा पॉइंट, ये आ गई एक्सपेक्ट, नहीं एक पॉइंट रह गया। ये जो अभी ओवरहेड निकाले हैं ये तो वो हैं जो बिजनेस के अभी होते हैं। इस प्रोडक्ट के लिए एक और नई मशीन भी लेनी पड़ेगी तो उसकी डेप्रिसिएशन होगी, तो उस नई मशीन की डेप्शन भी आनी है। कितने अरसे की डेप्रिसिएशन? पूरी लाइफ की डेप्शन, यानी पूरी कॉस्ट। भाई ना चाहते हुए भी पॉइंट आ ही गया है। ये लिखी डेप्रिसिएशन है लेकिन हम एक साल नहीं ना, हम तो पूरी लाइफ की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी कॉस्ट ही डेप्रिशिएट हो जानी है। ये हो गई एक्सपेक्टेड कॉस्ट 3623.5। लास्ट लाइन, ये लास्ट लाइन समझ लें बस, है? नहीं लास्ट लाइन बस खत्म बस। कौन सा? वो सर में वो ऑटम 21 ने दिया ना, वो वाला, उसमें हाई लो था स्लैब वाला, वो उसी ही की वजह से बस सवाल था। बाकी तो वो जो 3 क्वेश्चंस कहे ना उनमें से एक वो है ऑटम 21। हाँ भाई, जो जो जाग रहे हैं वो उधर ध्यान दें, आखिरी बात समझ लें। सवाल में पूछा क्या था? चले जो जाग रहे हैं वो, डिटरमिन द डिस्काउंट जो हमें ऑब्टेन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 लास्ट सेंटेंस, पॉइंट 1 लास्ट सेंटेंस, HL is negotiating with the vendor who has agreed to offer further discount.
इसी कॉन्टेक्स्ट में रिक्वायरमेंट में पूछा है कि बताएं हम कितना डिस्काउंट उससे मांगे, तो हम सप्लायर्स को क्या कहेंगे कि 323 मिलियन रुपए का डिस्काउंट दे दो। जब उनसे डिस्काउंट मांगेंगे तो परसेंटेज में मांगेंगे ना, उनको हम कहां समझाते फिरेंगे कि हमारी फिक्स कॉस्ट इतनी है और लेबर इतनी है तो हमें 323 मिलियन का डिस्काउंट चाहिए। तो हम उसको एक डिस्काउंट जब भी सप्लायर अलाउ करेगा या उसे नेगोशिएट करेंगे तो एक परसेंटेज ही होगी। तो इसलिए इसका आंसर एक लाइन और परसेंटेज बतानी है। किसको किससे डिवाइड करूं? हमने डिस्काउंट सप्लायर से लेना है, मटेरियल के सप्लायर से। हमें 323 मिलियन की बचत चाहिए जो मटेरियल की कॉस्ट पड़ती है। तो इसका डिस्काउंट निकालने के लिए 323.5 मिलियन को डिवाइड करूं 2930। सप्लायर को तो ड्यूटी से कंसर्न नहीं है ना, उससे तो जो पैसे हमने उसको खरीदने के देने हैं उसी पे डिस्काउंट देगा, तो डिवाइडेड बाय तो 2930 होना चाहिए। लेकिन फिर ये नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर में। ऐसे खुद से फिगर बना के चीज समझा रहा हूं। एक सप्लायर से अगर 1000 रुपए की चीज खरीदते हैं और उस पर 15% ड्यूटी पड़ जाती है ला के, तो हमें ये कॉस्ट करती है 1150। खरीदते सप्लायर से 1000 की हैं। अगर हमें इन द एंड 15 रुपए की टोटल 15 रुपए की बचत चाहिए, तो सप्लायर से हम 15 रुपए का डिस्काउंट नहीं मांगेंगे। नहीं, 15 रुपए मैंने ठीक नहीं लिखा, 10,000, 1500 और 115, 1150। हाँ ठीक है, 10,000 रुपए की चीज खरीदते हैं और उस पर ड्यूटी पड़ती है 15%, तो ये 15% ड्यूटी पड़ जाती है, हमें ये कॉस्ट अल्टीमेटली 11,500 का पड़ता है। इस सारे से एंड रिजल्ट ये निकाला कि हमें अल्टीमेटली 1150 रुपए की बचत चाहिए। हम सप्लायर से डिस्काउंट मांगने की कोशिश करते हैं। अगर हमने सप्लायर से 1150 रुपए का डिस्काउंट लिया तो हमें ये चीजें फिर इसकी जगह 10,000 की जगह कितने की मिलेंगी? देखिए, मैंने कहा कि अभी हम 10,000 रुपए की चीज खरीदते हैं, 10,000 रुपए की चीजें खरीदते हैं, फिर ले आते हैं, 15% ड्यूटी पड़ती है तो वो भी साथ ऐड हो गए, टोटल इतना पड़ता है। फिर बाकी सारे खर्चे ऐड करके टारगेट कॉस्ट गैप, ये आंसर आ रहा है 1150। तो हमें 1150 बचाने की तरह अगर हम सप्लायर से ही प्राइस 1150 कम करवा लें तो सप्लायर को कितने पैसे देने पड़ेंगे? फिर 850। फिर जब खरीद के लाएंगे तो ड्यूटीज कितनी पड़ेंगी? 1328। हमें कॉस्ट पड़ेगी 10। तो पहले कॉस्ट इतनी पड़ती थी, अब इतनी पड़ेगी। कितना डिफरेंस? 13। तो हमें तो 1100 का डिफरेंस चाहिए था, वो 1300 का डिफरेंस आ गया। नहीं, वो तो अच्छा है, वो तो अच्छा है, लेकिन 1150 की बचत चाहिए थी। तो हम 1150 नहीं सप्लायर से मांगेंगे, क्योंकि सप्लायर से पैसे कम देके चीजें मिल जाएंगी तो ड्यूटीज भी तो कम पड़ेंगी ना। तो हम सप्लायर से एक्चुअली 1000 रुपए का डिस्काउंट लेंगे। हम सप्लायर से 1150 नहीं, हम सप्लायर से 1000 रुपए का डिस्काउंट मांगेंगे। अब अगर 1000 रुपए का डिस्काउंट मांगेंगे तो वो 10,000 की चीज हमें मिलेगी 9,000 की, उस पे 15% ड्यूटी पड़ेगी 1350। ये कॉस्ट करेगा हमें 10,350। पहले करता था इतना, अब करेगा इतना। तो पूरी 1150 की बचत आ जाएगी। सप्लायर से हम 1000 रुपए लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली बचत हमारी वो 1150 बन जाएगी, क्योंकि सप्लायर से पैसे कम कराएंगे तो वो तो कम करेगा, साथ ड्यूटीज भी कम होंगी, तो वो सब मिला के हमें इतनी बचत चाहिए। अब याद, अच्छा ये 1150, लेकिन सप्लायर से कितने पैसे हम कम करा रहे हैं? 1000। तो 1150 से 1000 कैसे बनाएं? 1150 से ड्यूटीज निकाल दें, ड्यूटीज एक्सक्लूडेड अमाउंट बना लें, ये बनी 1000। अब 1000 रुपए का डिस्काउंट लेंगे हम सप्लायर से, वो लगा जाके
जितनी हमें टोटल बचत चाहिए, ये टोटल अमाउंट नहीं सप्लायर से कम करानी, इतनी अमाउंट कम करानी है कि 15% ड्यूटीज भी बचाएं तो इतनी बचत हो। तो इसमें से 15% ड्यूटीज का फैक्ट निकालना हो तो 3 to 3 पॉइंट, इसको इससे डिवाइड करना है, ड्यूटीज का फैक्ट निकल गया। इतने पैसे अब हमने सप्लायर से कम करवाने हैं, इसको डिवाइड करेंगे 29-30 से। 323 सप्लायर का डिस्काउंट और ड्यूटीज मिला के टोटल बचत इतनी चाहिए, ड्यूटीज के बगैर कितनी, इतनी बचत सप्लायर से कम करवानी है इतनों में से, तो इसको 29-30 से डिवाइड करेंगे। कितने परसेंट? और अगर कोई मासूमियत में यह कर देता कि 323 को ही डिवाइड कर देता 33-70 से, तो ठीक होता उसका आंसर। तो ये भी ठीक है। आप ये 323 ड्यूटी इंक्लूसिव बचत है या ड्यूटी के बगैर इतनी बचत चाहिए? इंक्लूसिव है ना, तो फिर डिवाइड भी इसको इससे करें। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो डिस्काउंट परसेंटेज निकलेगी हैं। हाँ, ज्यादा सोचेंगे तो फिर वो पेपर में मजीद परेशान होते हैं। तो 323.5 डिवाइडेड बाय 3370, बस 9.6। टारगेट कॉस्टिंग खत्म। अब आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और वो जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट की एक चीज़ बतानी है, ये इंशाल्लाह मैं फिर वो बुध को कर दूंगा ख़त्म। तो अगर किसी ने आना है किसी ने, वो तो गिरे जमाने में आ जाए। ठीक है, क्लास 2 1, अल्लाह हाफ़िज़।